और चलिए आज चाय पर चर्चा में सबसे पहले आपको तस्वीरें कश्मीर घाटी की दिखाते हैं, जहां का नजारा बदला बदला सा है। मौसम ने यहां ऐसी करवट ली है कि खूबसूरती निहारने दूर दूर से लोग खिंचे चले आ रहे हैं। वैसे सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के भी कई ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हुई है, सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों को भी ये बर्फबारी उनकी आमदनी के अच्छे संकेत दे रही है। इस नजारे का पिछले कई दिन से इंतजार था। अब जब बर्फबारी शबाब पर है तो कश्मीर की खूबसूरती भी निखर आई है। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। भारी बर्फबारी ने इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। आसमान से गिरती बर्फ की रेशम नरम फुहारों ने इस नजारे को और भी दिलकश बना दिया है। घरों की छतों से लेकर गाड़ियों तक पर बर्फ का डेरा है। कश्मीर में पिछले 2 दिन से बर्फबारी का ये सिलसिला शुरू हुआ है। दिन खिला तो बर्फ की मोटी परत चढ़ चुकी थी। ये बर्फीली परत और कितनी मोटी होगी कहना मुश्किल है। पूरे कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार शाम से जमकर बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में करीब 8 इंच, सोनमर्ग में करीब 6 इंच, गुरेज, तुलेल और दूधपथरी में 4 से 5 इंच तक बर्फ अभी तक जमा हो चुकी है। फिलहाल आने वाले 2 दिनों तक कश्मीर में बर्फबारी का ये दौर जारी रहेगा और इससे अब आम लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई है। अब आपको अनंतनाग की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी खूब बर्फबारी हुई है। नजारा ऐसा दिलकश याहें भरने पर मजबूर कर देता है। लगता है जैसे कुदरत ने खुद से अपना श्रृंगार कर लिया हो। सड़कों से लेकर मकानों की छतों तक बर्फ का साम्राज्य स्थापित हो गया। घर के बाहर जमी बर्फ को हटाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके इतर बर्फ हटाने वाली गाड़ी को भी मोर्चा संभालना पड़ गया। अब आपको रामबन की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां का नजारा इतना हसीन हो गया है कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी नजर नहीं हटा पाएंगे। जितनी बार देखिए लगता है देखते ही रह जाएं, निहारते ही रह जाएं। मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी में पहले ही भारी बर्फबारी की संभावना जताई थी, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अगले 48 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी का अलर्ट दिया गया है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश पर भी कुदरत की मेहरबानी हुई है और पूरा हिमाचल सफेद बर्फ की चादर के आगोश में सिमटा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नारकंडा की हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने इस इलाके का श्वेत श्रृंगार किया हो। मकान की छतों से लेकर सड़कों तक पर बर्फ की मोटी परत जमी है। वहीं शिमला से सटा कुफरी भी बर्फ के आगोश में है। आलम यह है कि नए साल की पहली बर्फबारी के बाद शिमला रामपुर हाईवे यातायात के लिए बंद करना पड़ा, लेकिन हिमाचल में बर्फबारी का ये सिर्फ ट्रेलर है। असली पिक्चर अभी बाकी है। WD मतलब प्रदेश को अप्रोच कर रहा है और इसके इफेक्ट से पूरे प्रदेश में मतलब अधिकांश स्थानों में बारिश के साथ साथ जो हमारे मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं, हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बर्फबारी का दौर शुरू होने की संभावना है। 1 फरवरी को जो प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला के जो हाई रीचेज है, यहाँ मॉडरेट टू हैवी स्पेल होने की संभावना है स्नोफॉल की, और इसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ के ऊपरी इलाके बर्फ से लकदक हो गए हैं। खड़ा पत्थर इलाके की इन तस्वीरों को जरा देखिए, जहाँ 3 इंच बर्फ की मोटी परत जमी है। जनवरी के महीने में पहाड़ों की खूबसूरती पूरी तरह निखर चुकी है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फ गिर रही है। पूरा पहाड़ी इलाका बर्फबारी के आगोश में समा चुका है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों के चेहरों पर भी खुशी की लहर है। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए सीधे कश्मीर का ही हाल जान लेते हैं। हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, हमें तो तस्वीर देख करके ठंड लग रही है, ये बताइए कि वहां का फिलहाल हाल क्या है, क्योंकि चेन्नई कला जो है वो गुजर चुका, जब कड़ाके की ठंड वहां पर होती है, लेकिन अब बर्फबारी हो रही है।
बिल्कुल, पिछले 2 दिन से ये बर्फबारी हो रही है, लेकिन श्रीनगर में अभी भी इस बर्फबारी का इंतजार है। मैं श्रीनगर में इस वक्त हूँ। मेरे पीछे जो आपको ये हरी हरी घास दिख रही है, सूखी हुई घास, ये कल शायद सुबह आपको सफेद हर तरफ मिलेगी, क्योंकि तेज बर्फीली हवाएं श्रीनगर में भी चल रही है। मौसम विभाग का भी यही कहना था कि बुधवार शाम से श्रीनगर में भी बर्फबारी शुरू होगी। 2 दिन का प्रेडिक्शन है और 2 दिन में फिलहाल पहाड़ों पर तो जमकर पिछले 2 दिन से बर्फबारी हो रही है और अब मैदानी इलाकों की बारी है, क्योंकि काफी समय के बाद ये बर्फबारी कश्मीर में हो रही है। मौसम को बनने में टाइम लगता है। आज दिन भर हल्की हल्की बारिश श्रीनगर में हुई थी, जो अब बर्फबारी में शाम होते होते तब्दील हो जाएगी और रात भर जो है ये बर्फबारी कश्मीर में होगी और उसके साथ साथ श्रीनगर में भी। कह सकते हैं अशरफ की देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये बर्फबारी का इंतजार किसान भी कर रहे थे। एक दिन उनके चेहरे जरूर खिले होंगे। पहाड़ से पहाड़ आपको लिए चलते हैं, कश्मीर से सीधा मनाली। मनिंदर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनिंदर, दिखाइए जरा वहां की तस्वीरें। पीछे तो आप एकदम बर्फ का मजा लेते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आज बीते दिन की बात करूं तो बीते दिन से जो मनाली का जो ऊपरी इलाके हैं, अटल टनल है और लाहौल स्पीति की जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पे बर्फबारी जारी थी। लेकिन आज सुबह 10 बजे के बाद जो है मनाली और इसके आसपास के इलाकों में खासी जो एकदम बर्फबारी शुरू हो गया। आप मेरी तस्वीरें देख सकते हैं कि पीछे ये हरे भरे रहने वाले पहाड़ आज बर्फ की सफेद चादर से पूरे ढके हुए हैं। हालांकि जो इसके जो स्थानीय जो लोग हैं वो अब काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि करीब दो महीने के इंतजार के बाद आज उन्हें बर्फबारी देखने को मिली है। हालांकि यहाँ के जो पर्यटन व्यवसायी है वो भी अब काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब बर्फ यहाँ पे पड़ चुकी है मनाली के आसपास के इलाकों में, तो अब जो पर्यटक जो है दूर दूर के इलाकों से जो वो अब यहाँ आना शुरू हो गया। हालांकि बीते कल भी जो अटल टनल में 2000 से ज्यादा जो गाड़ियां वो बर्फ के दीदार के लिए पहुंची थी, लेकिन आज पर्यटकों को सुबह से ही जो मनाली और इसके आसपास के इलाकों में जो बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले तक जो इस पूरे इलाके में जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बर्फबारी जारी थी, लेकिन मनविंदर, तस्वीरें बहुत सुंदर हैं जो आप दिखा रहे हैं। अशरफ का रुख कर लेते हैं। अशरफ, मेरी और आई एम श्योर कि मेरी साथियों की क्यूरियोसिटी इस चीज को लेकर होगी कि पर्यटक जब यहाँ जाते हैं तो लेयरिंग किस प्रकार से की जाती है। इतनी ठंड, इतना टेम्परेचर डिप होता है तो खुद को कवर करने के लिए अशरफ जैसे खड़े हैं ना, मुझे लगता है वैसे लेयरिंग की जरूरत है। तो बताइए क्या कैसे करते हैं इससे बचाव इतनी ठंड से? नहीं, दरअसल क्योंकि अगर कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पर जो चिलैकलान होता है जिसकी आप बात कर रहे थे, जो सबसे ठंडा मौसम होता है 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक, उसके लिए साल भर जो है कश्मीर के आम लोग तैयारी करते हैं उस ठंड से निपटने के लिए। चाहे उसमें पोशाक पहनने की बात हो या फिर घरों के भीतर जो है गर्मी महसूस करने या गर्मी का प्रबंध करने के जो तौर तरीके होते हैं उनके लिए होते हैं। क्योंकि जब बर्फ पड़ती है देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन इससे कभी कभी ऐसी भी हालत हो जाती है कि रास्ते कट जाते हैं, बिजली कट जाती है, तो जाहिर है कि आपको उन साधनों और तरीकों को ढूंढ निकालना पड़ता है जो रिवायती है, जो जिनको ना ही बिजली की जरूरत पड़े और जिनको ना ही किसी यातायात की जरूरत पड़े। तो उस तरीके से कश्मीर की कांगड़ी बहुत मशहूर है, जो सर्दी से बचने का नायाब नुस्खा और रिवायती तरीका है। उसके साथ साथ घरों के भीतर जो है लकड़ी से हीटिंग का सिस्टम, जिसको हमाम कहते हैं। लेकिन जहां तक कपड़ों की बात की जाए तो अब कोई नई चीज नहीं है। देश भर के लोग दुनिया घूमते हैं, यूरोप घूमते हैं, सब जानते हैं कि सर्दी से बचने के लिए किस तरह के कपड़े पहनने जरूरी है और कितने कपड़े पहनने जरूरी। तो जाहिर है कि उस तरह से जो भी पर्यटक कश्मीर आते हैं वो बिल्कुल उस तरह की तैयारी करके कश्मीर पहुंचते हैं। जी बिल्कुल अशरफ, बिल्कुल सही कहा आपने कि तैयारी तो हमें खुद ही करनी होगी। और अब रुख करना चाहूंगी मनिंदर का, जो इस वक्त बर्फ के चारों तरफ जो है घिरे हुए हैं बर्फ से। तो मनिंदर, जैसा कि अशरफ ने बताया कि उनकी क्या तैयारी है, कांगड़ी जो है वो लेनी पड़ती है, तो वहां हिमाचल में क्या तैयारी है, आपने किस तरह से लेयरिंग की हुई है? देखिए, आप समझ सकते हैं कि क्योंकि कल अगर दोपहर तक की बात करूं तो कल जो टेम्परेचर जो दिन के समय का 10 से 12 डिग्री था और अब माइनस में टेम्परेचर है मनाली का, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जैकेट और दूसरी चीजें अभी बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए डालनी पड़ती है। लेकिन जाहिर है कि अब क्योंकि अब आने वाले 2 दिनों में अभी और बर्फबारी इस इलाके में होनी है, तो जाहिर तौर पर अब ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि आज के बाद जो टेम्परेचर अब लगातार जो अब गिरता जाएगा, रात को माइनस में जो अब पूरे इलाके का टेम्परेचर रहेगा। और मैं अगर लाहौल स्पीति की बात करूं तो लाहौल स्पीति में टेम्परेचर कई जगह जो अभी भी जो -15 से -20 तक जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ठंड जो इस इलाके में पड़ने वाली है। हालांकि
मैं आज बात करूं कि प्रिकॉशन पे के तौर पर आज जो प्रशासन है उन्होंने जो यहाँ से जो अटल टनल की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों को जो है फिलहाल अभी रोक दिया है जब तक कि बिल्कुल। तो खुशखबरी है कई मायनों में, जैसे किसानों के लिए हमने कहा, और खास करके वो पर्यटक जो कि स्नोफॉल नहीं देख पाए थे सीजन में, वो भले जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद मनविंदर आपका और अशरफ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ ठंड तो वहीं कोहरे और धुंध से परेशान उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की हल्की बौछार हुई। आपको बता दें, हालांकि इससे पहले ठंड के साथ ही जबरदस्त कोहरा छाया रहा। बिल्कुल, उत्तर भारत में ठंड और कोहरे से लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। खासकर दिल्ली में तो जनवरी महीने में 13 साल बाद सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। मौसम के मिजाज पर ये रिपोर्ट देखिए। घने कोहरे और धुंध से जूझते दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बूंदाबांदी हो ही गई। राजधानी दिल्ली में अब ठंड के साथ बारिश ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस समय हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के साकेत एरिया में, जहां इस समय हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि 31 जनवरी को दिल्ली एनसीआर के साथ साथ कई हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे पहले हालांकि सुबह सुबह जबरदस्त कोहरे ने कुछ इस तरीके से दिल्ली को घेरे हुए था। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में घने कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही घने कोहरे की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके पर मौजूद हैं और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे हर तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा है। अगर हम खुद 10 से 15 कदम पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो कैमरे पर हमको खुद को देखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इतना कोहरा है और इस कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी लेवल है वो काफी कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बीते 13 साल में इस साल जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा ठंड रही, जहां औसत न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री के आसपास रहा तो औसत अधिकतम तापमान केवल 17.7 डिग्री सेल्सियस है, जो 2010 के बाद से सबसे कम है। वहीं नोएडा में भी आज गाड़ियों की आवाजाही तो देखने को मिली, मगर सड़कों पर चलते फिरते लोगों की चहलकदमी बाकी दिनों की अपेक्षा कम ही थी। मौसम विभाग की तरफ से आज मौसम में बदलाव का अनुमान भी जताया गया था। तेज हवा चलने और हल्की बारिश होने के आसार जताए गए थे। कि मैदानी इलाकों में, तो मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर के लिए कल के लिए हमने हैवी रेन थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के लिए चेतावनी जारी की हुई है और हल्की सी मध्यम बारिश इन मैदानी इलाकों में होगी। तो इससे ठंड भी बढ़ेगी। देखिए, अधिकतम तापमान हमारे पास नहीं बढ़ेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान हमारे पास बढ़ा ही रहेगा, क्योंकि जब बारिश होती है उस समय न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होती है। आपको हवाओं के चलते और बारिश होने के चलते, पहाड़ों पर बर्फबारी चलते थोड़ी सी ठंड जरूर फील होगी। यानी मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश रहने का अनुमान है, मगर न्यूनतम तापमान बढ़ा रहेगा। ऐसे में हवा और बारिश के चलते ठंड महसूस होगी। बारिश का इंतजार चंडीगढ़ वालों का भी खत्म हो गया। यहाँ भी हल्की हल्की बारिश की बूंदों ने कोहरे की चादर को हटा दिया, जिससे फिलहाल चुभती ठंड से राहत मिली। ये तस्वीरें अंबाला की हैं, जहाँ घने कोहरे ने कोहराम मचाया हुआ है। सड़कों पर कोहरे को चीरते हुए आवाजाही हो रही है। ठंड से बचने के लिए अलाव और चाय ही फिलहाल बाहर निकले लोगों के लिए विकल्प हैं। वही चुभती और सूखी ठंड भला किसे भाई। सो अंबाला के लोगों ने भी इससे पहले ऐसी ठंड और धुंध नहीं देखी। फिलहाल तो यहाँ भी मौसम साफ होने और बारिश पड़ने का इंतजार है। बस अपना सेफ्टी के लिए सैर पे कम जा रहे हैं और अपना ये है कि मौसम खुले फिर जाएंगे सैर पे। ठंड बहुत ज्यादा है, हमें जो बहुत महसूस हो रही है। ड्यूटी करने बहुत बारिश के आने की संभावना है। बस कपड़े पा रहे हैं जी, कोट डाल रखा है, लोई ले रखी है जी, ठंड से बचना है जी। अब जरा कोहरे धुंध से खुद को अलग कीजिए और प्रकृति की ऐसी खूबसूरती को भी निहार लीजिए। ये तस्वीर ठिठुरते उत्तर भारत की नहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की है, जहां नीलगिरी ऊटी में पारे ने 1.7 डिग्री के आसपास गोता लगाया तो प्रकृति का ये खूबसूरत सीन उभर कर सामने आ गया। फिलहाल तो ये जगह प्रकृति प्रेमियों को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन इन तस्वीरों से अलग भले ही आज दोपहर होने तक हल्की बूंदाबांदी दिल्ली और आसपास के इलाकों से सुनने को मिली। कोहरा पूरी तरीके से छटा नहीं है, लेकिन सर्दी अपने पूरे शबाब पर है।
दिल्ली से अनामिका गौड़, पीयूष मिश्रा, नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हम सब लोग तो यहाँ स्टूडियो में चाय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चाय का असली मजा तभी है जब हम बाहर जाएं। तो अनामिका हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से मौजूद है। अनामिका, बारिश अच्छी खासी हो रही है, चाय का मजा आप ले रही है कि नहीं? दिखाइए तस्वीरें भी और बताइए मौसम का हाल वहां से। बिल्कुल नवजोत, राजधानी दिल्ली में 2 बजे के बाद से ही रुक रुक के बारिश होनी शुरू हो गई थी और इस समय मौजूद है सीपी में। और आप देख भी पा रही होंगी तस्वीरों में कि अब बारिश जो है वो थोड़ी तेज होने लगी है और मौसम काफी जो राजधानी दिल्ली में सुहावना हो गया है। जो दिल्ली एनसीआर के लोग मौसम का मजा लेने पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, वो अब राजधानी दिल्ली में ही मौसम का लुत्फ उठा पा रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि अनामिका आज तो मैंने बीच में जिस तरह से मौसम हो गया था, ऐसा लग रहा था कि गर्मी सी थोड़ी सी आने वाली है और उसी हिसाब से मैंने ड्रेसअप किया। देखिए उल्टा हो गया, ये ऊट पटांगा हो गया मौसम हमारे लिए। तो आपको चाय की जरूरत है। बिल्कुल, अब आप चाय पीजिए। मेरी और श्वेता की फीलिंग थोड़ी सेम है। लेकिन आगे ये भी बता दीजिए अनामिका, चूंकि आप जाते रहती है मेड डिपार्टमेंट भी, क्या कह रहे हैं वो, कब तक हमें ये सर्दी और ये बारिश का सामना करना पड़ेगा? श्वेता, मैं अपने विजय से कहूंगी कि एक बार आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएं कि कितनी तेज बारिश हो रही है। और साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि क्योंकि इस समय बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, तो पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। लगातार 3 दिन बारिश का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाकों के लिए। और फिर उसके बाद मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वो बर्फबारी काफी होगी, भारी बर्फबारी आज कश्मीर के लिए बताई है। और इसके बाद जो मौसम विभाग ने कहा है कि जो कोहरा अब सता रहा था हमें सुबह शाम, वो कम हो जाएगा मैदानी इलाकों में। और इसके साथ साथ 3 दिन बाद जो है मौसम सुहावना हो जाएगा, कोहरे से छुटकारा मिल जाएगा और जो ठंड है वो तो फिलहाल कुछ दिनों तक रहेगी। अच्छा अनामिका, जैसे हमने दोपहर में भी आपसे बात की थी, आपने हालांकि एक्सपर्ट से बात की है, उन्होंने भी ये बताया है कि 3-4 दिन तो फिलहाल यही हालात रहने वाले हैं। पीछे मुझे चाय की दुकान दिखी है आपके, तो इसके बाद एक काम कीजिएगा, चाय हम यहाँ पर मजा ले रहे हैं, आप उधर भी मजा ले सकती हैं चाय का। तस्वीरों में जैसे आपने दिखाया है कि लगातार बारिश तो हो ही रही है, लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, क्योंकि ये बारिश जो है लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं थी। आप देख सकते हैं कि क्योंकि ठंड का मौसम है, सभी जो इस समय बाजार आए हुए हैं, सीपी आए हुए हैं काम से, ऑफिस से, तो अभी फिलहाल लोगों के पास छाता नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेड बारिश नहीं थी। तो अभी फिलहाल लोग बारिश से बच रहे हैं, सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी छत के नीचे वो सहारा ले ले, पेड़ के नीचे, और साथ साथ चाय भी पी जा रही है, कुछ खाया जा रहा है, क्योंकि मौसम जो है काफी अच्छा हो गया है। बिल्कुल, देखिए वैसे सर्दी में बारिश का अपना ही मजा है। अनामिका, आप एंजॉय कीजिए, हर मौसम को एंजॉय करना ही चाहिए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बात अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। 22 जनवरी से अभी तक रोजाना श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे की खुशी देखने वाली है। बिल्कुल, आपको बता दें कि श्रद्धालु जमकर रामलला को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से 29 जनवरी तक सोने चांदी के अलावा 5 करोड़ 60 लाख का चढ़ावा मिला था। तो 30 जनवरी को 14 लाख नगद और चेक मिला था। मंदिर के दान पात्रों से करीब 15 लाख रुपए मिले हैं, जो कि बैंक में जमा हुए हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। प्रभु श्री राम के दरबार में भक्तों की हाजिरी लगाने का सिलसिला जारी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और रामलला के दर्शन कर भाव विभोर हो रहे हैं। लोगों में भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन करने की ऐसी लालसा है कि देश के कोने कोने से वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इनमें महिला श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, जिनके चेहरे की रंगत ही बता देती है कि रामलला के दर्शन से वो कितनी खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश है कि रामलला के दर्शन करने हम आ पाए हैं। प्रभु से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती और आपको दर्शन करने जाना चाहिए। एक बारी तो जाइए जब भी मौका मिले, क्योंकि
बाकी चीजें हो सकती है बाद में, पर राम से पहले और राम के बाद कुछ नहीं है जीवन में। महिला हो, बच्चे हो या युवा और या बुजुर्ग, सब रामलला के दर्शन के लिए ललाहित नजर आ रहे हैं और दर्शन को लेकर वो अपनी खुशी बयां करने से खुद को नहीं रोक पाते। यहाँ बहुत दिव्य दर्शन भगवान ने दिया और 22 जनवरी को रामलला विराजित हुए और आज हमारा सौभाग्य था कि 31 जनवरी को ही हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित और भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। हम बहराइच से आए हैं, भगवान का दर्शन बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ। रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। सौरज धीरज तेहि रथ जाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। पंच तत्व का नाम श्री राम है, इसलिए क्योंकि पंच तत्व के बगैर मानव शरीर का निर्माण नहीं है और पंच तत्व का ही नाम राम है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं और खूब चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। 22 जनवरी से 29 जनवरी तक ही राम भक्तों ने 5,60,000 से ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया। सोने चांदी के मिले उपहार इससे अलग हैं। जो लगभग 5.5 करोड़ रुपया चेक से और काउंटरों पे जो हमारे प्राप्त हुआ है वो हमारे पास आया है। इसके अलावा अभी दान पात्र की गिनती जब हमारा भर जाता है तो उसमें लोग धनराशि प्रदान करते हैं, उसको बैंक वाले गिनते हैं और बैंक ले जाते हैं। रामनवमी के अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, इसीलिए प्रशासन अभी से क्राउड मैनेजमेंट की प्लानिंग में जुट गया है। लाखों रोज दर्शनार्थी अयोध्या रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अब इसी में अब रामनवमी जब अयोध्या आएगी, रामनवमी के बाद कितना भीड़ होगा ये कोई कल्पना नहीं है। अयोध्या में राम भक्तों के पहुंचने को और सुविधाजनक बनाने के लिए यहाँ 8 नए उड़ान मार्ग शुरू होने जा रहे हैं। 1 फरवरी यानी कल से ही ये नए उड़ान मार्ग अयोध्या को दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु के साथ जोड़ेंगे। कुल मिलाकर रामलला के दर्शन के लिए जिस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, उसको लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जो राम भक्तों की खुशी को और बढ़ा रही है। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको अयोध्या से आई एक शानदार तस्वीर दिखाते हैं। रामलला के दर्शन के लिए लखनऊ से मुस्लिम समुदाय का जत्था अयोध्या पहुंचा। श्री राम के जय घोष के साथ पूरा जत्था राम मंदिर पहुंचा और खास बात यह है कि श्रद्धालु लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल तय करके अयोध्या पहुंचे, जिसमें महिला श्रद्धालु भी शामिल है। जब मुस्लिम समुदाय का जत्था श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पहुंचा तो आसपास का वातावरण जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे से गुंजयमान हो गया। इतना ही नहीं, मंदिर में दर्शन करने पहुंचे दर्शनार्थियों के समूह में ये ग्रुप ऐसे मिल गया मानो राम की भक्ति में सभी एक रंग में रंगे नजर आए। इन दिनों उत्तर प्रदेश के हुनरमंद हाथों से बने सामान को एक जगह देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश दिवस यानी कि 24 जनवरी को शुरू हुए ओडीओपी हुनर मेले में हर जिले के एक परंपरागत प्रोडक्ट को लोग देख और खरीद सकते हैं। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मनाए जाने वाले रामोत्सव थीम पर आयोजित हुनर हाट में ओडीओपी के प्रोडक्ट्स को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश की झलक देखने को मिल रही है। यूपी के 75 जिलों के मशहूर और परंपरागत उत्पादों को यहाँ एक जगह पर प्रदर्शित किया गया है। दरअसल इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना को लोगों तक पहुँचाने की पहल के तौर पर किया गया है। सहारनपुर का वुडन वर्क, मुरादाबाद के पीतल का सामान, लखनऊ का चिकनकारी, आजमगढ़ की ब्लैक पोट्री, भदोई की कालीन, सोनभद्र की दरी, बनारस की काष्ठकला जैसे उत्पादों के व्यवसाय को इस योजना से नई उड़ान मिल रही है। खास बात यह है कि बनारस के सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी विदेशी मेहमानों और राष्ट्राध्यक्षों को यहाँ की मशहूर काष्ठकला का सामान
बतौर उपहार भी दे चुके हैं। दरअसल ये वही स्टॉल है वुडन और लेकरवेयर का, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफे के तौर पर बहुत सारे विदेशी मेहमानों को दिया है। यहाँ हम देख भी सकते हैं कि मोदी का तोहफा देख झूम उठे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति। यहाँ ये लिखा हुआ है और कौन सा तोहफा दिया था ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि पीएम जब कोई तोहफा देते हैं बाहर और इस तरह की चीज देते हैं, ये दिया या दूसरी कोई चीज दी इसी से जुड़ी हुई, तो आप लोगों को बहुत मौका मिलता है? हम लोग को मौका मिलता है, वो देते हैं तो इसकी ऑर्डर उसकी पूछ ज्यादा हो जाती है, तो हम लोग ऑर्डर लेते हैं और पूरा नहीं कर पाते। जैसे ये राम दरबार है, उन्होंने दिया जब राष्ट्रपति जी को, इतनी ऑर्डर आई कि हम लोग करके दे नहीं पाते हैं। काष्ठकला के इस स्टॉल पर खिलौनों की भरमार है, जिसकी खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं और लोगों से मिल रहे रिस्पांस को लेकर कारीगर बेहद खुश हैं। मेरी बेटी भी कल्चर से जुड़ी रहे और ये हैंडमेड वुडन प्रोडक्ट्स, अब तो सब कुछ ही प्लास्टिक का आ रहा है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, तो मैं कुछ यही सब देखने यहाँ पे आई हूँ। परंपरागत खिलौनों के अलावा अब देवी देवताओं की मूर्तियां भी तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा सभी स्टॉल्स पर लोग उत्पादों को पसंद करते नजर आ रहे हैं। हुनर हाट में एक जगह पर ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। जैसे ये सहारनपुर का स्टॉल है और हम देख रहे हैं कि जो काष्ठकला की चीजें हैं, यानी चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो सजावटी सामान हो, वो सब कुछ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग जिले हैं उनके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है, अलग अलग चीजों को दिखाया गया है, तो लोग एक जगह पर ये सारी चीजें देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है, हम लोग को एक जगह सब कुछ मिल रहा है, तो हमारा भी एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रहा है। अगर हम कहीं और से मंगवाते हैं चीजें तो उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, चाहे ऑनलाइन करें चाहे जैसा भी करें। यहाँ पे हमको खुद देख के, समझ के, परख के चीजें मिल रही है, रीजनेबल रेट पे मिल रही है। अलग अलग जिलों की अलग अलग चीजों को लोग देख पा रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं और उनको जानने का भी मौका मिल रहा है कि कहाँ की कौन सी चीज मशहूर है। और एक जगह पर ये हुनर हाट कारीगरों के हुनर को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए भी एक ऐसी जगह है जहां लोग आ रहे हैं और उनके हुनर को देख रहे हैं। ओडीओपी हुनर मेले में इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश में होने वाले रामोत्सव से जोड़कर इसका आयोजन किया गया है, जो 4 फरवरी तक लोगों के लिए खुला रहेगा। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और नोएडा में एक रेस्टोरेंट ने अपने ग्राहकों को अनूठा ऑफर दिया है। जी हां, मालदीव छोड़कर लक्षद्वीप का रुख करने वाले सैलानियों को यहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बिल्कुल, बॉयकॉट मालदीव्स की मुहिम को आगे बढ़ाने वाले लोग यहां पहुंच रहे हैं और रेस्टोरेंट के ऑफर का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आप लक्षद्वीप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और आप छोले भटूरे के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपने मालदीव की ट्रिप कैंसिल कर दी है और आप छोले भटूरे के स्वाद के दीवाने हैं, तो ये खबर आपके लिए है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा का ये रेस्टोरेंट आजकल चर्चा में है। इसकी वजह यहाँ ग्राहकों को दिए जाने वाला खास ऑफर है। भारत और मालदीव्स के बीच शुरू हुआ विवाद फिलहाल थमता हुआ भले ही दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन इंडियंस ने मालदीव्स की बात को दिल पर लगा ली है और ऐसी लगा ली है कि अब गजब गजब के ऑफर दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर आप मालदीव्स जा रहे थे, अगर आपने टिकट कैंसिल करा दिए तो आपके लिए एक ऑफर है। उन ऑफर्स में से एक ऑफर ये भी है कि आप यहाँ पर आइए और फ्री में भटूरे का आनंद लीजिए अगर आप मालदीव्स जा रहे थे और आपने अपनी टिकट कैंसिल करा दी है तो। या फिर देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ये खबर दरअसल नाम के साथ ही जुड़ी है। अगर आपका नाम राम, सीता, लक्ष्मण या हनुमान है तो यकीन मानिए नोएडा में आपके लिए फ्री भोजन का व्यवस्था और इंतजाम कर दिए गए हैं। दरअसल राम नाम के नाम पर फूड वैन का ये एक शानदार तोहफा है, जहां पर खाने के स्वाद के साथ साथ लोग खींचे चले आते हैं। राम नाम की महिमा के पीछे आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। अगर आपके नाम में है राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, तो यहाँ मिलेगा फ्री में जलपान।
नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन से उतरते ही आजकल ये बैनर हर किसी की नजरों में आ ही जाता है। बैनर पर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और वीर बजरंगबली की तस्वीर है और इस पर छपा है ये इश्तेहार। अगर आपका नाम राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान पर है तो यहाँ आपको खाना ताउम्र फ्री मिलेगा। राम मंदिर की खुशी सबको है, राम सबके हैं। और इसकी एक वानगी दिखाई पड़ती है नोएडा के सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन के पास, जहां पर ये एक आप फूड वैन देख रहे हैं और इस फूड वैन को ओवैस खान जी चलाते हैं। और खास बात यह कि उन्होंने बाकायदा बैनर लगाकर ये कह दिया है कि जिसके भी नाम में राम, सीता, लक्ष्मण या बजरंगबली का नाम है उनके लिए लाइफ टाइम इनका खाना फ्री है। एक छोटी सी वैन में फूड कॉर्नर चलाने वाले ओवैस खान का बिजनेस भले ही छोटा हो, लेकिन उनकी सोच और दिल बहुत बड़ा है और अपने इस अनूठे जज्बात की वजह से चर्चा में है। मेरा नाम मोहम्मद ओवैस खान है। नाम ओवैस खान, और राम मंदिर की इतनी खुशी आपको कि आप खाना ही फ्री दे रहे हैं। सर एक ये मैसेज, मतलब कुछ लोग हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। अब मेरा काम 99% नहीं तो 90% मेरे मुस्लिम हिंदू भाइयों से है। मुस्लिम भाई कम है, हिंदू भाई ज्यादा हैं, तो उनको सबको मैसेज जाए। यहाँ लोग कुछ कहते हैं तुम्हें खुशी नहीं हुई, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले थे कुछ, और कुछ सुनता हूँ मतलब समाज में, तो इसीलिए मैंने कहा मैं ऐसा कुछ करूंगा, इनको एक मैसेज आए मेरी तरफ से कि भाई हमें भी उतनी खुशी जितनी आपको। लोगों को भी ओवैस खान का ये ऑफर खूब भा रहा है। वो यहाँ के स्वाद के साथ ही इनकी सद्भावना की भी तारीफ कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज यूनी नेशन है और इसका हम लोग ध्यान रखते हैं कि आज कोई मजहब या कोई चीज हमको अलग नहीं कर सकती, हम एकजुट हैं। वो हम धर्म से हट के ना थोड़ा एकजुटता आएगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर जैसे मैं भी हिंदू हूँ, बट ना मैं मोहम्मदन की उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितना हिंदू करता हूँ। अगर वो इनके साइड से दिख रहा है तो बेस्ट है, बहुत अच्छी चीज है, आई अप्रिशिएट। बहुत बढ़िया खाना है, बहुत स्पाइसी, और लगभग 2 साल हो चुके हैं मेरे को आते हैं। ओवैस खान का ये फूड वैन स्वाद के दीवानों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है और अब ये अनूठा ऑफर यहाँ के जायके में भारतीयता की मिठास भी खोल रहा है। नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको अयोध्या से आई खूबसूरत तस्वीर हम दिखाते हैं। अयोध्या में 53 साल के महेंद्र ने 7 फेरे लिए। 33 साल पहले महेंद्र ने संकल्प लिया था कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा और अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे तभी वो शादी करेंगे। और राम मंदिर को लेकर लिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए ये जोड़ा राजस्थान से अयोध्या पहुंचा और रामलला का आशीर्वाद लेकर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंध गए। रामलला आए, खुशखबरी लाए। खत्म हुआ 33 साल का इंतजार। 53 साल के दूल्हे ने राम नगरी में लिए 7 फेरे। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो गया। लाखों लोगों की मन्नत पूरी हुई। कार सेवकपुरम परिसर में यज्ञ वेदी के चारों तरफ 7 फेरे लेते डॉक्टर महेंद्र भारती ने भी ये संकल्प लिया था कि जब राम मंदिर बनेगा तभी शादी रचाएंगे। ऐसे में राम मंदिर बना तो इस जोड़े ने श्री राम का आशीर्वाद लिया और अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने मरने की कस्में खाईं। ये संकल्प किया था कि भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा और उनके दर्शन करूंगा मैं, उसके बाद ही गले में माला पहनूंगा और उसके बाद ही मैं विवाह करूंगा। और बहुत आनंद है, सबकी मनोकामना पूरी हुई है। राम जी का बड़ा भव्य मंदिर अयोध्या में बना है। जयपुर के रहने वाले महेंद्र भारती 1990 में ही शादी के योग्य हो चुके थे, लेकिन उसी साल कार सेवकों के साथ हुई घटना से वो इतने आहत हुए कि उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाता, वो इसमें नहीं विराज जाते, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। और जब उनका संकल्प पूरा हो गया तब उन्होंने अजमेर की रहने वाली डॉक्टर शालिनी गौतम से पूरे विधि विधान के साथ शादी की, वो भी अयोध्या में। श्री राम के और हमारे श्री राम के दोनों पूर्ण विश्वास के साथ ये सफल इंतजार किया। क्या आपको विश्वास था कि राम मंदिर? बिल्कुल पूर्ण विश्वास था। इस मोमेंट को मैं तो यही कहूँगी कि इससे बड़ा मोमेंट कुछ नहीं।
इस जोड़े ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कार्यसेवकपुरम को ही अपना विवाह स्थल चुना और बिना बैंड बाजे के हिंदू रीति रिवाज के साथ कार्यसेवकपुरम में 7 फेरे लिए और एक लंबे इंतजार के बाद दोनों एक दूजे के हो गए। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंसान और जानवरों के बीच में एक मजबूत रिश्ता रहा है और आज इस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बना रही है टेक्नोलॉजी। बदलते वक्त में तकनीक ने न केवल इंसानी जोखिम को कम किया है बल्कि ये जानवरों के लिए भी मददगार साबित हुई है। जी हाँ, देखिए आज रोबोटिक एनिमल बनाने का चलन काफी बढ़ गया है। सर्कस और जू जैसी जगहों पर जानवरों के साथ होने वाली क्रुएलिटी को खत्म करने के लिए पेटा इंडिया ने एक खास पहल की है, वो देखिए। ये जब अपनी पलकें झपकती है तो ऐसा लगता है मानो अपने दिल में छिपे हर एहसास को बयां करना चाहती हूँ। ये जब अपने कानों को हिलाती है तो ऐसा लगता है मानो ये जताना चाहती है कि ये सब कुछ सुन रही है। और जब ये सूंड घुमाती है तो ऐसा लगता है मानो इसके साथ लंबी दोस्ती का सालों का वक्त गुजरा हो। ये है एशिया की पहली रोबोटिक बेबी एलिफेंट एली, जिसे पेटा इंडिया ने बनाया है। किसी रियल एलिफेंट की तरह नजर आने वाली एली का वजन 35 किलो है। इसकी सूंड की लंबाई 6 फीट है और एली की खासियत ये है कि ये बोल भी सकती है। इस समय हम मौजूद हैं एशिया की पहली रोबोटिक एलिफेंट के साथ, जिसका नाम है एली। और एली अभी दिल्ली आई है राजधानी दिल्ली के स्टूडेंट से मिलने। पेटा इंडिया ने इस एलिफेंट को बनाया है। इस रोबोटिक एलिफेंट का वजन किसी एक 12 साल के एलिफेंट के बराबर है। 500 केजी इसका वजन है। 6 फुट की ये एली है, 12 साल इसकी उम्र है और बच्चों को एली के साथ इंटरेक्शन के लिए राजधानी दिल्ली लाया गया है। एली बोल सकती है, बच्चों से इंटरेक्ट कर सकती है और एली को आवाज दी है एक्टर दिया मिर्जा ने। राजधानी दिल्ली के स्कूलों में एली को ढेर सारा प्यार मिल रहा है। इसकी वजह ये है कि एली बच्चों को कहानियां सुनाती है। जानवरों पर अत्याचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एली को बनाया गया है, जो अपनी कहानियों के जरिए बच्चों को न केवल जागरूक कर रही है, उनका ज्ञान भी बढ़ा रही है। बहुत ऐसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ एली से मिलने का। मैंने ऐसा रोबोटिक एलिफेंट कहीं नहीं देखा आज तक और मुझे ये आइडिया, ये तरीका बहुत अच्छा लगा। मुझे इसको देखकर बहुत गंदा लग रहा है कि सारे एलिफेंट्स को सर्कस में रखा जाता है। मैं सर्कस में तो गई हुई हूँ बट मैं एनिमल एक्ट वाले सर्कस में कभी नहीं गई हुई और अब मुझे कभी जाना भी नहीं है। अच्छा, एक स्टूडेंट है जो एली को देख के बहुत खुश है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो अपनी आईज ब्लिंक कर रही है, जो उसका ट्रंक है वो मूव हो रहा है, तो कैसा लग रहा है ऐसा फर्स्ट रोबोटिक एलिफेंट देख के? मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है, तो मुझे बहुत खुशी लग रही थी कि मैं इसे देख सकते हैं एक बार। एली को बनाने का एक मकसद ये भी है कि सर्कस और जू में जानवरों की जगह ऐसे रोबोट बच्चों का मनोरंजन करें और असली जानवर पूरी आजादी के साथ अपनी कुदरती रिहाइश का आनंद लें। हम फ्यूचर में और ऐसे एनिमेट्रॉनिक्स क्रिएट कर सकें जिससे हम बच्चों को ये मैसेज दे सकें कि किस तरह इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट हम उस मॉडल से मूव अवे करके मोर एडवांस्ड टेक्निक्स यूज करें फॉर एंटरटेनमेंट। एली को बनाने में सिलिकॉन के अलावा दूसरे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। रोबोटिक बेबी एलिफेंट को मिल रहे रिस्पांस के बाद अब पेटा दूसरे जानवरों के रोबोट बनाने के मिशन में जुट गया है। दिल्ली में अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई इंस्टा पर मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर से ठंड और बारिश की सबसे ज्यादा रील्स बन रही होगी और पोस्ट हो रहे होंगे। बिल्कुल, हम भी करने वाले हैं, जाके चेक करिए। और साथ ही साथ बॉलीवुड स्टार्स क्या कुछ कर रहे हैं वो भी चेकआउट करिए। सास, ससुर, देवरानी, जिठानी, ननद, इन सबको मिलाकर जो कॉम्बो होता है ना, वो है मेरा पति। सारा दिन चिड़ 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 चिड़। अरे मेरा पर्स भैया भैया मेरा पर्स लेके भागो भैया 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 सुनो, मेरा पर्स लेके भागो। वो अरे बेबी वो मेरा पर्स लेके भागो।
कीकू भाई तबीयत ठीक है? अरे नहीं भाई, आपने वो दवा बताई थी ना, वो ली मैंने, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ? और दवाई कितने की ली थी आपने? कितने की? हाँ, कुछ 150 रुपए की थी। 150 रुपए की? ठीक है, मैं आपको एक दवाई बताता हूँ, वो आपको 100 की मिल जाएगी। उसमें ना आपको 50 का फायदा होगा। ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, मैं तो बहुत ज्यादा सोना हूं। देखिए, कहते हैं कि सर्दियों में जब जब होती है बारिश और बर्फबारी, दिल में बस जाती है ठंड की सारी यादें, प्यारी प्यारी। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया है। तो पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ बिछी हो या मैदानों में बारिश का आलम हो, ये वही समय है जब चाय पर चर्चा करते हैं सारे हम। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, सर्दी के मौसम में जब जब बारिश आती है ना, तो ऐसे ही मजेदार शायरी मुंह से निकल जाती है। तो सर्दी का मजा लीजिए, क्योंकि हर मौसम का अपना एक मजा है जिसे फील करना चाहिए। तो सर्दी को एंजॉय कीजिए, चाय शाय पीते रहिए और बस हमारा इंतजार करिएगा। कल फिर से चाय पीएंगे साथ बैठ के अच्छी अच्छी खबरों के साथ।